हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 2, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, दैट इज नबकॉन्स। नबकॉन्स के रिसेंटली एमडी बनाए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है वाई हरा गोपाल। ठीक है, क्या नाम है इनका? वाई हरा गोपाल। एंड इस अपॉइंटमेंट से पहले इन्होंने एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सर्व किया है नबकॉन्स में। ठीक है, नबकॉन क्या है? ये आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है नाबार्ड की। फाइन। Next question है, name the athlete who is recently in August has been officially named as a Foundation Ambassador of International Table Tennis Federation Foundation। तो पहली बात जो आपको नोट करनी है कि इनमें से जो सारथ कमल है, इनको यहाँ पे फाउंडेशन एम्बेसडर बनाया गया है और पहली बार कोई इंडियन जो है यहाँ पे इंडियन जो है पहली बार फाउंडेशन एम्बेसडर बना है आपका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन फाउंडेशन का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सारथ कमल को बनाया गया है। फाइन। ही हैज बीन ऑनर्ड विद दी। अब सारथ कमल की बात करें तो इन्हें जो है बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे अर्जुना अवार्ड 2004 में दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया था 2019 में, मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था इन्हें, खेल रत्न अवार्ड दिया गया था 2022 में। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो जो आपकी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, इसकी शुरुआत की गई थी 1926 में। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लुसेन, स्विट्जरलैंड में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस द सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट, द FWD-200B। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इन्होंने सक्सेसफुल जो है मेडन फ्लाइट की है इंडिया के इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर, जिसका नाम है FWD-200B। ठीक है, ये अनाउंस किया गया था बाय योर फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब FWD-200B की अगर बात करें, जो हमारा अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, तो इसका विंग स्पैन है आपका 5 मीटर का और लेंथ कितनी है? 3.5 मीटर की है। ठीक है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका आपका 102 किलोग्राम्स है और पेलोड कैपेसिटी इसकी 30 kg की है। फाइन। और इसकी जो स्पीड है वो आपकी रहेगी 152 किलोमीटर्स पर आवर की, बट मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 250 किलोमीटर्स पर आवर की। फाइन। इसके लिए इसको बेसिकली शॉर्ट रनवे चाहिए होता है इसकी ऑपरेशंस करने के लिए, ओनली 300 मीटर्स फॉर ऑपरेशंस। एंड जो FWD-200B है, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, हमारा बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, इसे डिज़ाइन किया गया है फॉर एक्सटेंडेड मिशन विद अ रेंज ऑफ अप टू 800 किलोमीटर्स। एंड इसका जो एंड्योरेंस है, लाइफ जो है आप बोल सकते हो, ये 7 आवर्स तक इजीली वर्क कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस की। तो ये जो कंपनी है आपकी, इसके करंट CEO है सुहास तेजस कांडा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। नेक्स्ट है, which of the following statement is correct as per the SEBI's revised guidelines for entry and exit of stocks in a future and option or derivative segments। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सेबी के गाइडलाइंस आई थी उससे रिलेटेड और वो करेक्ट स्टेटमेंट है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो मिनिमम मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज है required, which is required for the stock to enter in a F&O, which is future and option segment, has been increased from 25 lakh to 75 lakh। नेक्स्ट है, मिनिमम हायर मार्केट वाइड पोजिशनल लिमिट जो है, ये भी यहाँ पे रेस की गई है 500 करोड़ से ये आपकी 1500 करोड़ कर दी गई है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जो मिनिमम एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू है कैश मार्केट की, वो भी आपकी 10 करोड़ से 35 करोड़ कर दी गई है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके हैं एंट्री करने के लिए स्टॉक को इन अ फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन आपके सेगमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें से सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पे इंक्रीज क्यों देखने को मिला है, तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज है आपका, ये बढ़ाया गया है 25 से ये आपका जो है 75 लाख किया गया है, क्योंकि जो एवरेज मार्केट टर्नओवर था वो आपका 3.5 टाइम्स से ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है।
ठीक है। अगर लास्ट रिव्यू की बात करें 2018 की, तो उसके कंपैरिजन में 3.5 टाइम्स बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज है इसको बढ़ाना पड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट है हायर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट की बात करें तो ये भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है एज कम्पेयर टू लास्ट रिव्यू, ये भी आपका 2.8 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है। ये कितना बढ़ा था 3.5। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ था 3.5 टाइम्स। आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हुआ है 2.8 टाइम्स 2018 के कंपैरिजन में, इस वजह से यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। देन नेक्स्ट है जो एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू है, ये भी आपकी बड़ी है, ये आपके 3 टाइम्स जो है बड़ी है लास्ट रिव्यू से। इस वजह से इन तीनों का जो बेसिकली आपका मिनिमम था वो यहाँ पे रेस किया गया है, मिनिमम अमाउंट जो था वो रेस किया गया है। क्लियर है। नाउ आप कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सेबी ने ये गाइडलाइंस रिलीज की हैं through the circular and exercise of power given under the section 11(1) or section 11(2) of a SEBI Act 1992, और जो ये गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं ये आपके इमीडिएट इफेक्ट से फॉलो होंगी। एंड साथ में ही यहाँ पे 6 मंथ का जेस्टेशन पीरियड दिया गया है टू एग्जिट अ स्टॉक टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ न्यू नॉर्म्स। जो भी न्यू नॉर्म्स आए हैं उनको 6 मंथ के अंदर जो है इन्हें अप्लाई करना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है एग्जिट नॉर्म। एग्जिट नॉर्म क्या बोलता है, बेसिकली सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है, अगर जो आपके स्टॉक हैं, इफ अ स्टॉक इन अ F&O सेगमेंट फेल्स टू मीट दीज क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया यहाँ पे हमने पढ़े वो अगर ये जो है फॉलो नहीं कर पाता फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स ऑन अ रोलिंग बेसिस बेस्ड ऑन द डेटा फॉर अ 6 मंथ, देन ये जो आपके स्टॉक हैं ये एग्जिट हो जाएंगे आपके F&O सेगमेंट से। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बोल रहा है ऑल्सो इफ अ स्टॉक फेल्स टू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। इट इज if the stock fails to meet the eligibility criteria across all exchanges based on the performance in an underlying cash market, it will exit from the derivative segment. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मोटा मोटा ऐसा समझो कि अगर इन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए तो इनको एग्जिट कर दिया जाएगा। ठीक है। साथ में ही ये भी मेंशन किया गया है कि अगर एक बार आपका स्टॉक जो है एग्जिट हो गया तो फिर 1 साल के लिए ये इसको जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। इट विल not be considered for a re-inclusion for a period of 1 year from its last trading date in a derivative segment. I hope clear होगा। Next is सेबी ने recently introduce किया है प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क, किसके लिए, सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव के लिए। अब ये है क्या, ठीक है, जो फ्रेमवर्क है ये स्पेसिफाई करता है मिनिमम लेवल ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, टर्नओवर एंड ओपन इंटरेस्ट फॉर अ स्टॉक्स टू रिमेन इन अ डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे इन्होंने नॉर्म्स क्या रखे हैं, एग्जिट नॉर्म्स बेस्ड ऑन दी PSF। ठीक है, प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क फॉर स्टॉक डेरिवेटिव। पहला पॉइंट है जो फ्रेमवर्क है, इट हैज स्पेसिफाइड दैट मिनिमम 15% ऑफ ट्रेडिंग मेंबर्स जो हैं विच आर एक्टिव इन ऑल द स्टॉक डेरिवेटिव्स और 200 ट्रेडिंग मेंबर्स जो भी आपका कम होगा मस्ट हैव ट्रेडेड इन एनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ स्टॉक बीइंग रिव्यूड ऑन एवरेज ईच मंथ ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। ठीक है। सेकेंड आपका क्या बोल रहा है, जो ट्रेडिंग है आपकी, ट्रेडिंग ऑन अ मिनिमम ऑफ 75% ऑफ द ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। थर्ड पॉइंट है जो फ्रेमवर्क है, इट हैज मैंडेटेड कि जो स्टॉक्स हैं दे शुड हैव एन एवरेज डेली टर्नओवर इंक्लूडिंग बोथ F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन प्रीमियम of a minimum of rupees 75 crore during the review period. And the last is यहाँ पे क्या बोला गया है, जो एवरेज डेली नोटेशनल ऑपरेशन ओपन इंटरेस्ट है आपका ऑफ एटलीस्ट 500 करोड़ ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। ये आपका कितना होना चाहिए, 500 करोड़ होना चाहिए ड्यूरिंग द रिव्यू पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द 61st एडिशन ऑफ चेस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं, कौन से ग्रैंड मास्टर हैं जिन्होंने 61st नेशनल चेस चैंपियनशिप 2014 का जो है जीता है। इनका नाम है ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन। क्या नाम है, ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन। और इन्होंने जो है जो 59th एडिशन आपका हुआ था वो भी इन्होंने ही जीता था। ठीक है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे आपके थे ग्रैंड मास्टर गांगुली शौर्य शेखर, जो जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को, और सेकेंड नंबर इनका ये आपके रनर अप रहे थे। ठीक है। थर्ड नंबर पे, थर्ड रैंक पे ग्रैंड मास्टर नीलेश शाह, जो जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को। ही इज अ इंटरनेशनल मास्टर। ठीक है।
और इन्होंने किसे रिप्रेजेंट किया था? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को रिप्रेजेंट किया था। फाइन। अब जो चैंपियनशिप थी यहाँ पे, जो 61st एडिशन था नेशनल चेस चैंपियनशिप का, ये आपका ऑर्गेनाइज किसने किया था? हरियाणा चेस एसोसिएशन ने इन द एजेस ऑफ ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। फाइन। इसके अलावा आपको नोट करना है, जो ये विक्ट्री हुई है ग्रैंड मास्टर कार्तिक वेंकटरमन की, इस विक्ट्री से इनको क्वालिफिकेशन बेसिकली मिला है जो FIDE का चेस वर्ल्ड कप होगा 2025 में, उसके लिए इनको जो है यहाँ पे बेसिकली क्वालिफाई हो गए हैं 2025 के FIDE चेस वर्ल्ड कप के लिए। क्लियर है? नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की। तो इसकी शुरुआत 1951 में की गई थी एंड इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? नितिन नारंग। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टीम वॉन ड्रोनाट कप 2024 हेल्ड इन विवेकानंदा युवा भारती करिंगंग इन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो इनमें से कौन सी आपकी फुटबॉल टीम है जिसने डोनाल्ड कप जो है वो जीता है 2024 का? तो इट वॉज वॉन बाय द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। एंड इस कप जो इस टीम ने बेसिकली डिफीट किया है मोहन बागान सुपर जाइंट को, जो आपकी सेकेंड पोजीशन पे रही थी। ठीक है, इन्होंने डिफीट किसे किया है? मोहन बागान सुपर जाइंट को एट दी 113th इंडियन ऑयल डोनाल्ड कप 2024। तो 2024 का एडिशन जो है जीता था आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। और जो मोहन बागान फुटबॉल क्लब है बेसिकली आपका, इन्होंने 2023 का जो आपका कप था, मतलब 2023 का जो एडिशन था वो इन्होंने जीता था। ठीक है। नाउ इस बार का आपके अवार्ड्स की अगर बात करें तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है नोहा सऊदियो फ्रॉम द केरला ब्लास्टर फुटबॉल क्लब। देन गोल्डन अवार्ड और गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब टीम के मेंबर्स को दिया गया है, जैसे गुरमीत सिंह हो गए और जितिन MS हो गए। फाइन। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी का जो P-8I एयरक्राफ्ट है, इसने रिसेंटली सितंबर में जो आपकी एक्सरसाइज हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। इट वाज द 22nd एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इट इज वरुणा। जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, इट इज अ वरुणा एक्सरसाइज। ठीक है। इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी और 2001 में इस एक्सरसाइज का नाम हुआ था, नाम रखा गया था वरुणा। ठीक है। एक्सरसाइज आपके 1993 से स्टार्ट हो गई थी, बट इसका नाम जो दिया गया था वरुणा, वो 2001 में दिया गया था। फाइन। क्लियर है? नाउ अदर एक्सरसाइजेस जो इंडियन नेवी की होती हैं, जैसे मालाबार इंडिया USA जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। वरुणा अभी हमने पढ़ा इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है। लेपोरस इंडिया ऑस्ट्रेलिया US फ्रांस जापान एंड UK के बीच में होती है। सी ड्रैगन में इंडिया USA जापान कनाडा साउथ कोरिया पार्टिसिपेट करते हैं। कोंकण में आपका UK एंड इंडिया पार्टिसिपेट करता है। देन ऐसे ही एमी एंड इमडेक्स में इंडिया और एशियन कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। ब्राइट स्टार में इंडिया के साथ अदर 34 कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। इंडिया और USA की होती है सेलवैक्स, इंडिया और श्रीलंका की स्लीनेक्स। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया की होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट है अल मोहिद अल हिंद, ये आपकी सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। ठीक है। इंडिया फ्रांस UAE ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, और दूसरी आपकी है इंडिया फ्रांस UAE ट्राइलेटरल पासेक्स, ये भी आपकी होती है दोनों इन तीनों के बीच में। ठीक है। देन कोमोडो एक्सरसाइज आपकी होती है इंडिया और अदर कंट्रीज के साथ। ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। देन सिम्बैक्स जो है ये आपकी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी यादव, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर हैं। इन्होंने कौन सा एडिशन लॉन्च किया था? राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का या न्यूट्रिशन मंथ 2024 का एट अ महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात। तो ये आपका 7th एडिशन था जो लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी यादव के द्वारा। क्लियर है? कहाँ पे लॉन्च किया गया था? महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। ठीक है। अब इस कैंपेन के थ्रू, इस अभियान के थ्रू हम जो है सितंबर के पूरे मंथ में पोषण माह मनाते हैं। ठीक है। और जो 7th एडिशन था इसका मेन फोकस क्या है? फोकस थीम इसकी है एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, पोषण भी पढ़ाई भी, टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस एंड एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस था इस अभियान का। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन सितंबर साइन एन एमओयू विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा एमओयू साइन किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज नेशनल टेस्ट हाउस। ठीक है, कौन सा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज नेशनल टेस्ट हाउस के साथ जो है ये एमओयू साइन किया गया है। नेशनल टेस्ट हाउस आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। ठीक है, एंड इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है इसका मेन एम क्या है, स्ट्रेंथन करना स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग को। ठीक है, स्ट्रेंथन करना स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम को एंड प्रमोट करना एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस इंडिया। फाइन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो नेशनल टेस्ट हाउस के डीजी कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है करंटली, आलोक कुमार श्रीवास्तवा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में एंड इट इस्टैब्लिश इन द ईयर 1912। ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है एंड इसे 2002 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट इज इन सितंबर 2024 द यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज लॉन्च ₹1 crore एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस एंड एग्री इन्वेस्टमेंट पोर्टल नेम्ड कृषि निवेश इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपका जो फंड लॉन्च किया गया है इसका अमाउंट कितना है, इट इज ₹750 करोड़। ठीक है, टोटल अमाउंट इसका आपका है 750 करोड़ का, जिसमें से कुछ हिस्सा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी दैट इज 250 करोड़, कुछ हिस्सा नाबार्ड दे रही है 250 करोड़ यहाँ पे नाबार्ड देगा, एंड रेस्ट जो 250 करोड़ हैं ये आपके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, प्राइवेट बेसिकली प्राइवेट इन्वेस्टर से यहाँ पे 250 करोड़ यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, एग्रीश्योर जो है ये आपका एक इनोवेटिव 750 करोड़ का कैपिटल फंड है which is registered with the SEBI's category second alternative investment fund। क्लियर है, इसमें कंट्रीब्यूशन जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का रहेगा। फाइन, नाउ कृषि निवेश पोर्टल की अगर बात करें तो ये आपका एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द प्रोजेक्ट्स प्रपोजल, मेकिंग इट इजियर फॉर एग्री एंटरप्रेन्योर्स टू गेट द नेसेसरी अप्रूवल्स एंड फंडिंग। तो बेसिकली ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अब इसी इवेंट में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सेलेंस अवार्ड 2024 के ये यहाँ पे कन्वर्ट किए थे, ये दिए थे, और इसमें 13 आपके जो बैंक हैं उनको अवार्ड दिया गया है AIF एक्सेलेंस अवार्ड 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। पहली आपकी कैटेगरी आ जाती है भारत। ठीक है, भारत कैटेगरी में पहला आपका जो विनर है वो है SBI। ठीक है, SBI पहले रैंक पे था, फॉलोड बाय कैनरा बैंक एंड थर्ड में पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी है नंबर ऑफ मैक्सिमम अप्रूव प्रोजेक्ट्स इन अ भारत कैंपेन कैटेगरी, तो इसमें सेकंड नंबर आपका था HDFC बैंक का। ठीक है, रैपिड कैटेगरी की बात करें तो पहला नंबर आपका SBI का था और थर्ड में आपका था PNB बैंक। फाइन, नेक्स्ट इज रीजनल रूरल कैटेगरी की अगर हम बात करें RRB कैटेगरी की, तो बेस्ट परफॉर्मेंस में यहाँ पे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, फॉलोड बाय पंजाब ग्रामीण बैंक, बड़ौदा UP ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक एंड सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। तो ये सारे बैंक यहाँ पे इनका बेस्ट परफॉर्मेंस रहा था। देन नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर ₹1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर जो टॉप स्टेट था आपका या बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट था वो था मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। फाइन, एंड लास्ट कैटेगरी आपकी थी एग्रीश्योर ग्रीनथन अवार्ड की, जिसमें स्टार्टअप्स को यहाँ पे अवार्ड दिए गए थे। पहला स्टार्टअप आपका है ग्रीन सैपियो जो फर्स्ट यहाँ पे विनर रहा था, एंड सेकेंड नंबर पे कृषि कांति, थर्ड पे था आपका एम्ब्रोनिक्स। क्लियर है। Now next our question है which of the following department recently in September has notified the telecommunication एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल्स 2024। इस चीज के लिए इसको लाया गया है बूस्ट करने के लिए टेलीकॉम टैक्सेस को। ठीक है, तो आंसर आपको यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा इसको लाया गया है। फाइन, ये नोटिफाई किया गया है, और जो नए रूल है इसका मेन एम क्या है कि एनहांस करना मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन किसका, डिजिटल भारत निधि इनिशिएटिव का। ठीक है, जिसे स्टैब्लिश किया गया है अंडर सेक्शन 24(1) ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। क्लियर है। इसके मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपका समावेश विच इज इंक्लूजन, सुरक्षा सिक्योरिटी, वृद्धि ग्रोथ एंड त्वरित रिस्पॉन्सिवनेस पे। क्लियर है।
नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या बोल रहा है, जो डिजिटल भारत निधि है इसको, ये बेसिकली आपका एक रीब्रांडेड वर्जन है किसका, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कह सकते हो, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को रीनेम किया गया है एज अ डिजिटल भारत निधि। ओरिजिनली इट वाज क्रिएटेड अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। क्लियर है। नेक्स्ट है, which of the following statement is correct with respect to the capital acquisition proposals approved by the Defence Acquisition Council? अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इसके आपके हेड है, कौन हेड है इसके, डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे 10 प्रपोजल जो हैं वो अप्रूव किए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो DAC है, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने अकॉर्ड किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ ₹1,44,716 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो काउंसिल है इन्होंने अप्रूवल ग्रांट किया है टू द एक्विजिशन ऑफ अ एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार्स टू डिटेक्ट एंड ट्रैक एरियल टारगेट एंड टू प्रोवाइड फायरिंग सॉल्यूशंस। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो काउंसिल है इन्होंने अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ अ डोरिनोर 228 एयरक्राफ्ट फॉर एनहांस्ड मैरिटाइम सर्विलियंस। तो ये सारे ऑप्शन आपके जो है सही है, सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 and 3 आर करेक्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे और किस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, ठीक है, जैसे 7 स्टील्थ फ्राइगेट अंडर द प्रोजेक्ट 17B, future ready combat vehicles for the army as a replacement for the main battle tank, then air defense fire control radars, Dorinor 228 aircraft, next generation fast petrol and offshore petrol vessels के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है। क्लियर है। Now next is the Union Cabinet recently approved 7 major schemes to improve farmers' life and increase their incomes with a total budget outlay of ₹dash crore। तो recently हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी यूनियन कैबिनेट ने 7 स्कीम्स अप्रूव की हैं यहाँ पे, ताकि फार्मर्स की जो लाइफ्स है वो आपकी और अच्छी हो पाए, मतलब उनकी जो इनकम है उसको और बढ़ाया जा सके, उनकी लाइफ को सुधारा जा सके, ठीक है। अब इसके लिए टोटल बजट जो है वो दिया गया है आपका 14,235.30 करोड़ का। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं कौन कौन सी ये स्कीम्स हैं। पहली स्कीम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। क्या नाम है इसका, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन टू क्रिएट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके लिए बजट दिया गया है आपका 2,817 करोड़ का, जिसमें से 1,940 करोड़ गवर्नमेंट आपकी देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड रेस्ट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्कीम है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड स्कीम क्या बोल रहा है, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड नेचुरल सिक्योरिटी, जिसके लिए बजट एलोकेशन आपका है 3,979 करोड़ का, और इसका मेन एम है एंश्योर करना फूड सिक्योरिटी और एनहांस करना न्यूट्रिशनल वैल्यू क्रॉप की बाय 2047। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, ये स्कीम आपकी लाई गई है, जिसके लिए बजट एलोकेशन है 2,291 करोड़ का। इसका मेन एम क्या है कि जो नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स हैं उनको स्किल्ड, बेसिकली उनको ऐसे स्किल सिखाए जाएं, ठीक है, ऐसे उनको जो है नए नए तरीके सिखाए जाएं, जिससे जो आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं वो आसानी से टैकल किए जाएं बाय यूजिंग दी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रिमोट सेंसिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल लाइफस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, इसके लिए आपका बजट दिया गया है 1,702 करोड़ का, और इस स्कीम को डिज़ाइन किया गया है एनहांस करने के लिए फार्मर्स इनकम फ्रॉम लाइफस्टॉक एंड डेयरी फार्मिंग सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, इसके लिए बजट है आपका 860 करोड़ का, जिसका मेन एम है इंक्रीज करना है हमें कल्टीवेशन ऑफ अ डिफरेंट रेंज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फाइन। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ कृषि विज्ञान केंद्र, स्ट्रेंथन करना कृषि विज्ञान केंद्र को, ठीक है, फॉर बॉलिस्टरिंग ऑफ अ कृषि विज्ञान केंद्र, और इसके लिए बजट दिया गया है 1,202 करोड़ का। एंड द लास्ट इज नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके लिए बजट दिया गया है, इस स्कीम के लिए बजट है आपका 1,115 करोड़ का। फाइन।
Now next आपका क्वेश्चन है, in September 2024 Union Cabinet has approved proposal of a Keynes Semicon Private Limited to set up a semiconductor unit in dash। तो यहाँ पे कौन सी इनमें से जगह है जहाँ पे ये सेमीकंडक्टर यूनिट आपकी जो है सेटअप की जाएगी, ठीक है। और ये प्रपोजल अप्रूव किया गया है सेटअप करने के लिए केन्स सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। ये इंडिया का 5th आपका सेमीकंडक्टर यूनिट होगा जो गुजरात के आपका सनंद जगह है वहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और ये सेटअप किया जाएगा अंडर द इंडिया सेमिकॉन मिशन, ठीक है। इंडिया सेमिकॉन मिशन के तहत इसे सेटअप किया जाएगा। अब फरवरी में अगर हम वापस चले, फरवरी 2024 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था 3 एडिशनल सेमीकंडक्टर यूनिट्स को इंडिया में, जिसमें से एक आपकी थी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट, एक आपकी सेटअप की जाएगी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, जो आपका ढोलेरा गुजरात में सेटअप होना था। दूसरा आपका मोरेगांव असम में सेटअप होना था एंड तीसरा आपका गुजरात के सदानंद में सेटअप होगा। ये क्लियर है। अब इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, जैसे जो ये यहाँ पे न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट जो है जो सेटअप होगी अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसका जो बजट यहाँ पे है, इसका जो इन्वेस्टमेंट दिया गया है वो कितना है, 3300 करोड़ का है। और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसकी कैपेसिटी रहेगी लगभग 60 लाख चिप्स पर डे की। फाइन। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन सितंबर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है प्रपोजल किस चीज के लिए, फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ 240 एरो इंजन्स AL31FP फॉर Su-30 MKI एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम डैश कंपनी वर्थ ₹26,000 करोड़। तो यहाँ पे जो कैबिनेट कमेटी है ऑन सिक्योरिटी, इन्होंने अप्रूवल दिया है procurement of 240 aero engines for the Su-30 MKI aircraft to the HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया है, जिसका वर्थ आपको कितना है, इसका कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट है 26,000 करोड़ का। फाइन। अब यहाँ पे जो इंजन्स हैं ये मैन्युफैक्चर किए जाएंगे आपके ओडिशा के कोरापुट जगह में, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है HAL की एट दी कोरापुट डिवीजन। एंड इसमें आपका जो ये मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी इसमें 54% इंडिजीनियस कंटेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन September 2024 कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड अ डैश किलोमीटर लॉन्ग न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट बिटवीन मुंबई एंड इंदौर विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹18,036 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है बनाने के लिए 309 किलोमीटर का आपका न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट, या जिसे शॉर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट भी हम कह रहे हैं, बिटवीन मुंबई एंड इंदौर, जिसका एस्टिमेशन कितना दिया गया है कॉस्ट का 18,036 करोड़ का। फाइन। अब जो ये प्रोजेक्ट है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा बाय 2029, ठीक है। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होगा, मतलब इन 6 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर करेगा। और टोटल यहाँ पे 30 न्यू स्टेशंस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। फाइन, ये क्लियर है। एनहांस करने के लिए कनेक्टिविटी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भरवानी की। फाइन। इसके अलावा ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा पीथमपुर ऑटो क्लस्टर फ्रॉम गेटवे पोर्ट ऑफ JNPA एंड अदर स्टेट पोर्ट्स। फाइन। साथ में ही ये प्रमोट करेगा टूरिज्म बाय प्रोवाइडिंग शॉर्टर रूट बिटवीन वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री विद अ सेंट्रल इंडिया। ओके। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड, डिजाइन टू कैटर द नीड्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो ये कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है, ये पहला आपका ऐसा पॉलिसी है जो आपके ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी है स्पेशल केयर गोल्ड नाम से। इसे लॉन्च किया है आपका स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने। किसने लॉन्च किया है, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने। एंड इट हैज डेवलप्ड, मतलब जो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस है इसने इस पॉलिसी को डेवलप किया है विद द पार्टनरशिप ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ अ ब्लाइंड, दैट इज NAB, ठीक है। इस पॉलिसी के अंडर जो कंपनी है ये ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग प्रोवाइड करेगी इंडिविजुअल्स को, जो विजुअली इम्पेयर्ड इंडिविजुअल्स हैं, ताकि ये हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बन सकें, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के करंट प्रेसिडेंट आपके हैं हेमंत टकले। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसके ब्रांड एम्बेसडर करंटली है आपके जॉन इब्राहिम, और इसे 1951 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। स्टार हेल्थ अलाइड की बात करें, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस की, तो इसके करंट MD and CEO कौन है, आनंद रॉय। फाइन। नेक्स्ट इज
इस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे तो जो पॉलिसी है ये डिज़ाइन की गई है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की एज पर द राइट्स ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जिसमें आपके HIV एड्स के पर्सन्स जो हैं वो भी कवर होंगे। फाइन। पॉलिसी टर्म रहेगा आपका पॉलिसी का 1 ईयर का। टाइप ऑफ पॉलिसी इट इज़ इंडिविजुअल। एंट्री एज आपकी रहेगी अडल्ट के लिए मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम अप टू 65 ईयर्स। फाइन। डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है ये आपके रहेंगे न्यू बॉर्न से 17 ईयर्स तक के, ये एंट्री एज रहेगी। साथ में सम इंश्योर्ड ऑप्शन जो है आपका वो 4 लाख से 5 लाख तक का है। क्लियर है। इसके अलावा जो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है ये आपकी जो बेसिकली प्रीमियम है ये आप क्वार्टरली और हाफ ईयरली यहाँ पे पे कर सकते हो। क्लियर है। Now next आपको क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ 2 इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशन, जिसमें से एक आपका है UPI ATM यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑटो टेलर मशीन। UPI ATM जिसका काम क्या रहेगा, ये हमें UPI ऐप के थ्रू बेसिकली हम इसमें UPI ऐप के थ्रू कैश विड्रॉल कर सकते हैं और कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका इनिशिएटिव है भारत कनेक्ट फॉर बिजनेस। ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, बिजनेस प्लेटफॉर्म, जिस पे आप आसानी से फाइनेंशियल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है। ये दोनों इनिशिएटिव, ये दोनों डिजिटल सॉल्यूशन इन्होंने लॉन्च किए थे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 में, जो मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। किसने लॉन्च किया था इसे? एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब एक्सिस बैंक के स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो MD एंड CEO इसके कौन है? अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1993। अब यहाँ पे जो है दोनों ही जो आपकी चीज़ें हैं, दोनों ही डिजिटल सॉल्यूशन है, उसके बारे में बात करते हैं। UPI ATM जो है ये कार्डलेस कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट सिस्टम है यूजिंग UPI एप्लीकेशन। आप ये दोनों परफॉर्म कर सकते हो। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट एंड्रॉयड कैश रिसाइकल इंटीग्रेटेड विद द UPI एंड इसमें जो कस्टमर है ये परफॉर्म कर सकता है ICD और ICCW। अब ये दोनों क्या हैं? बेसिकली इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश डिपॉजिट, दूसरा आपका है इंटरऑपरेबल कार्ड कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन। तो ये दोनों चीज़ परफॉर्म कर पाएंगे हम UPI इनेबल्ड एप्लीकेशन के साथ। इसके अलावा यहाँ पे और फीचर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है, लोन आप ले सकते हो यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है। नेक्स्ट है भारत कनेक्ट, जिसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। प्रीवियसली इट वॉज known as a Bharat Bill Payment System, ठीक है, for a business and it was launched in the partnership with the NPCI's Bharat Bill Pay Limited. Fine. Now ये क्या है? ये बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है स्ट्रीमलाइन करने के लिए फाइनेंशियल ऑपरेशंस को एंड टू एनहांस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इट डिजिटाइज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ये डिजिटाइज करेगा फ्लो ऑफ फंड को एंड स्ट्रीमलाइन करेगा अकाउंट्स, पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक हैज लॉन्च अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है स्टार धन वृद्धि विद अ टर्म लिमिट ऑफ 333 डेज। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने एक स्टार धन वृद्धि नाम से फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ओपन की है, जिसका जो टर्म लिमिट आपका है कितने डेज का है? 333 डेज का है। ठीक है। इट वॉज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ इंडिया। किसने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। ये क्लियर है। अब इसके बारे में बात करेंगे। जो ये स्कीम है इसमें कस्टमर डिपॉजिट कर सकता है अप टू 3 करोड़ रुपीस। ठीक है। अब जो ये FD है इसके अगेंस्ट में कस्टमर लोन ले सकता है और साथ में ही यहाँ पे प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। एंड नेक्स्ट जो कस्टमर है ये ओपन कर सकता है FD इनके जो बैंक ऑफ इंडिया की ओमनी न्यू ऐप है इससे और नेट बैंकिंग के थ्रू। फाइन। नाउ यहाँ पे आप इस स्कीम का नाम जो है याद रख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया के लोगो से। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो एक स्टार आपको नजर आ रहा है, तो स्टार धन वृद्धि इन्होंने लॉन्च किया है और स्टार आपका इसके लोगो में है। ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो। और इसकी टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। फाइन। अब FD रेट्स की बात करें तो जो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट आपके होंगे इसके यहाँ पे रेट्स आपके हैं जनरल पब्लिक के लिए 3% टू 7.25%। ठीक है। मैक्सिमम 7.25% हो सकता है। देन सीनियर सिटीजन के लिए मैक्सिमम हो सकता है 7.75% एंड सुपर सीनियर के लिए 7.90%। ठीक है। डिपॉजिट जो आपका 300 करोड़ से नीचे होगा उनके लिए ये रेट आपके जारी किए गए हैं। देन बैंक ऑफ इंडिया की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो MD एंड CEO रजनीश कर्नाटक हैं।
हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका इसका मुंबई महाराष्ट्र में एंड 1906 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन एमओयू विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे's Laboratory for Innovation, Venturing and Entrepreneurship, that is IIMK Live, to foster innovation and research in a fintech sector। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ एमओयू साइन हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे की लाइव का? ठीक है, किस चीज़ के लिए? इनोवेशन एंड रिसर्च सेक्टर जो हमारा है उसको बढ़ाने के लिए फिनटेक सेक्टर में। ठीक है, इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ाने के लिए इन दी फिनटेक सेक्टर। तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो आपकी सब्सिडरी है किसकी? आरबीआई की। ठीक है, नाउ जो आपका आरबीआई इनोवेशन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जो है इसे 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट सीईओ हैं राजेश बंसल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पेमेंट हब पे सिक्योर डेटा, इंडिया का जो यूपीआई है, ठीक है, इंडिया के यूपीआई ने प्रोसेस किए हैं नियरली सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन आपका इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है यूपीआई उसके थ्रू हुए हैं। अब कितने हुए हैं ये आपको बताना है। बिटवीन द अप्रैल एंड जुलाई 2024 सरपासिंग वर्ल्ड्स लीडिंग डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यूपीआई जो है ये टॉप पे आ गया है जिसने सबसे ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन की है, और लगभग अप्रैल से जुलाई के बीच में लगभग आपकी 81 लाख करोड़ की जो है ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बात करें तो इस साल जो हमें इंक्रीज देखने को मिला है यह है आपका 37%। ठीक है, लास्ट ईयर से 37% ज़्यादा यहाँ पे हमें ट्रांजेक्शन्स देखने को मिली हैं, हमारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे बढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जुलाई 2024 तक की तो यहाँ पे लगभग 20.6 लाख करोड़ रुपीस का ट्रांजैक्शन यहाँ पे हो चुका है, जो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है आपका। ठीक है, अगर मंथ वाइज बात करें तो हाईएस्ट रिकॉर्ड यहाँ पे आपका देखने को मिला है 20.6 लाख करोड़ का। इसके अलावा टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स देख लेते हैं जिनकी ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा है। जैसे यूपीआई जो है, यूपीआई की 3729.1 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड होती है, फॉलोड बाय यूके का सिक्रिल जिसमें 1553.8 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड होती हैं, एंड ब्राज़ील का पिक्स जो है इसमें ट्रांजैक्शन आपकी है 1331.8 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है Which fintech company received the final authorization from RBI to act as a payment aggregator? तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी फिनटेक कंपनी है जिसे फाइनल ऑथराइजेशन मिला है आरबीआई का टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर? तो इट इज़ योर कौन सी कंपनी है? पेशाप। क्या नाम है इसका? पेशाप। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अगस्त कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी रीब्रांडेड इटसेल्फ एज अ डैश। तो रिसेंटली कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नाम चेंज हुआ है। क्या नाम रखा गया है? इट इज जूरिश कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, क्या नाम है? जूरिश कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अब ये चेंज क्यों आया है? क्योंकि जो आपकी जूरिश कोटक बेसिकली जो जूरिश इंश्योरेंस ग्रुप है आपका, उसने यहाँ पे अपनी जो एक्विजिशन है वो इंक्रीज कर ली है। कितना कर लिया है? 70% यहाँ पे इनका हो गया है एक्विजिशन, जिसकी वजह से इसका नाम जो है जूरिश कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी रख दिया गया है। ठीक है, तो जो जूरिश इंश्योरेंस ग्रुप है इसका आपका स्टेक्स कितना है? 70% का, और 30% रहेगा आपका कोटक महिंद्रा बैंक का। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो जूरिश कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? सुरेश अग्रवाल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग एथलीट वाज ऑनर्ड विद द यूथ आइकन अवार्ड 2024 स्पोर्ट्स बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट इज FICCI। तो रिसेंटली FICCI ने पहला एडिशन आपका ऑर्गेनाइज किया था FICCI यंग लीडर्स अवार्ड का, जिसमें आपका यूथ आइकन अवार्ड 2024 का दिया गया है स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा जी को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस बार जो है 13 कैटेगरी में यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं, वो 13 कैटेगरी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली कैटेगरी आपकी क्या है कि बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2024 का दिया गया है अमन गुप्ता को, जो बोर्ड के हेड हैं आपके, है ना।
इंस्पायरिंग विमेन लीडर अवार्ड 2024 गजल अलग, मामाअर्थ से आप इनको जानते हो। देन मोस्ट प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जनरेशन लीडर अवार्ड 2024 रोशनी नाडर। यूथ आइकन अवार्ड 2024 फॉर स्पोर्ट्स नीरज चोपड़ा। यूथ आइकन अवार्ड 2024 एंटरटेनमेंट आयुष्मान खुराना। देन यूथ आइकन अवार्ड 2024 आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है राहुल मिश्रा को। यूथ आइकन अवार्ड 2024 पब्लिक सर्विस में अमिताभ शाह को दिया गया है। देन पलकी शर्मा जो यूथ आइकन अवार्ड फॉर मीडिया इनको दिया गया है। देन मेक इन इंडिया चैंपियन अवार्ड 2024 शहाई एक्सपोर्ट को दिया गया है। बेस्ट कंपनी अवार्ड 2024 रिलायंस जियो। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन अवार्ड 2024 इन्फोसिस। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आपका AM नायक को। एंड बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है आपका जेप्टो। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ अ शेयर होल्डिंग इन उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट लिमिटेड विच इज उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट बाय डैश। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक्विजिशन यहाँ पे किया है? CCI ने इसे अप्रूव किया है और एक्विजिशन कौन कर रहा है? इट इज सिट्राइन इंक्लूजन लिमिटेड। ठीक है, इट इज सिट्राइन इंक्लूजन लिमिटेड द्वारा इसका एक्विजिशन यहाँ पे जो है हुआ है। मतलब इसके लिए अप्रूवल किसने दिया है? CCI ने अप्रूवल दिया है फॉर एक्वायरिंग दी शेयर होल्डिंग। ठीक है, नाउ उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट जो है ये रजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आपकी एंड इट सर्व एज अ होल्डिंग कंपनी फॉर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल टीचर्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। नेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 5 सितंबर को इसे मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। ठीक है, जो हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट बने थे एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ये बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। फाइन, इन्हें 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, फॉर दी पब्लिक अफेयर्स। ये क्लियर है? इसके अलावा आपको नोट करना है जो 2024 का नेशनल टीचर्स डे था, इस ओकेजन पे हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के दिए थे, कन्फर्ट किए थे 82 रेसिपिएंट्स को। ठीक है, नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर 20th August ऑफ एवरी ईयर एज अ सूतिया डे टू ऑनर द रीजन रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली 20 अगस्त को डिक्लेयर किया है कि ये हर साल सूतिया डे जो है ये ऑब्जर्व करेंगे? तो इट इज़ डन बाय द असम गवर्नमेंट। ठीक है, किसने अनाउंस किया है? असम गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस किया है। और पहला जो आपका सूतिया दिवस होगा ये सेलिब्रेट किया जाएगा 20th August 2025 में। 2025 में पहला डे हम इसका ऑब्जर्व करेंगे। अब ये डे क्यों मना रहे हैं? क्योंकि 1942 में इसी दिन मतलब 20 अगस्त 1942 को जो सूतिया पुलिस स्टेशन था वहाँ पे जो उधर के लोग थे उन्होंने पहली बार झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था वहाँ पे। ठीक है, और ये किया गया था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी आपका 5 सितंबर को जो है हम मनाते हैं। ठीक है, इस दिन डेथ एनिवर्सरी आपकी होती है मदर टेरेसा जी की। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब मदर टेरेसा जी जो हैं ये आपको पता है ये एक सोशल वर्कर थी एंड इन्हें जो है 1962 में नवाजा गया था रमन मगस्य अवार्ड। इसके अलावा नेहरू प्राइज इन्हें दिया गया था 1972 में, बेल्जन प्राइज इन्हें 1979 में दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज भी इन्हें दिया गया था 1979 में एंड भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया था 1980 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च अ वृंदावन ग्राम स्कीम and Gita Bhavan project for enhancing rural development and to promote cultural and spiritual heritage। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इसे लॉन्च किया है? इट वॉज लॉन्च बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। अब वृंदावन स्कीम की बात करेंगे पहले। तो वृंदावन ग्राम स्कीम जो है इसका एम है विलेजेस में प्रमोट करना आपके मिल्क प्रोडक्शन को। ठीक है, साथ में ही जो आपका फार्मर है उसके इनकम को बढ़ाना। फाइन, यहाँ पे इस स्कीम के तहत 313 जो ब्लॉक होंगे आपके मध्य प्रदेश के उसमें से एक ग्राम पंचायत सेलेक्ट की जाएगी और जो सेलेक्टेड आपकी पंचायत होगी उसको रीनेम किया जाएगा एज अ वृंदावन ग्राम। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी रहेगी? इट इज़ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहेगा।
ठीक है। जो स्कीम है इसे स्टैब्लिश किया जाए, इसके तहत इस स्कीम के तहत जो है गौशाला को बनाया जाएगा प्रमोट करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन को, और साथ में ही जो रूफ टॉप सोलर पॉलिसी है ये भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाएगी सेलेक्टेड ग्राम पंचायत में। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं गीता भवन प्रोजेक्ट पे। तो गीता भवन प्रोजेक्ट जो है ये आपका बेसिकली इसके अंडर, इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है कंस्ट्रक्शन किया जाएगा आपका गीता भवन का इन ऑल अर्बन बॉडीज अक्रॉस द मध्य प्रदेश। ठीक है। करंटली कितने यहाँ पे गीता भवन है? तो करंटली सिर्फ एक आपका गीता भवन है जो लोकेटेड है आपका इंदौर में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज सैंक्शनड द डैश लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर द 3-year टर्म फ्रॉम 1 सितंबर 2024 टू 31 अगस्त 2027। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने सैंक्शन किया है 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इसको किया गया है, जो 1 सितंबर से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा आपका। फाइन। तो इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया करता क्या है? ये आपकी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो रिसर्च करती है और रिकमेंड करती है चेंजेस इंडिया के लॉ में। ठीक है। इट इज अ एडवाइजरी बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दैट कैरीज आउट लीगल रिसर्च एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। फाइन। जो पहला लॉ कमीशन था ये कब आया था? 1955 में फॉर द 3-year टर्म इसे लाया गया था। एंड देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सेटलवर्ड हैज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। तो इस कमीशन के चेयरमैन आपके कौन थे? MC सेटलवर्ड। ठीक है। अभी यहाँ पे जो 23rd आपका जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आया है, कितने टाइम के लिए आया है ये पूछा जा सकता है, कौन सा आया है ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आपका कमीशन है इसमें एक फुल टाइम मेंबर आपका चेयरपर्सन होना चाहिए, फुल टाइम चेयरपर्सन। ठीक है। 4 फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए जिसमें मेंबर सेक्रेटरी आपके इंक्लूड होंगे। सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ एक्स ऑफिशियो मेंबर एंड नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स। ये सब चीजें यहाँ पे कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्लियर है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।